नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज ग्लोबल ब्रेकिंग में बात सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे, जो कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। उनके आने के बाद दुनिया में क्या कुछ बदलने वाला है और शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। जेडी वेंस बने अमेरिका के उपराष्ट्रपति। शपथ लेते ही ट्रंप ने लिए कई बड़े फैसले। ट्रंप ने थर्ड जेंडर की मान्यता को किया खत्म। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। जेडी वेंस बने अमेरिका के उपराष्ट्रपति। शपथ लेते ही ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए। ट्रंप ने थर्ड जेंडर की मान्यता को खत्म किया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। जेडी वेंस बने अमेरिका के उपराष्ट्रपति। शपथ लेते ही ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए। ट्रंप ने थर्ड जेंडर की जो मान्यता है उसको खत्म कर दिया है। सबसे पहले आपको सुनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा। अहम पॉइंट उनकी पूरी स्पीच के वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग पॉइंट को उठाएंगे और उस मुद्दे को समझने की हम आगे कोशिश करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद क्या कुछ कहा, पहले आप सुन लीजिए। We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. We'll pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be. We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. When do you think you would enact those? I think February 1st. Are you planning on giving notice of that? I think we'll do it February 1st. Sure. तो डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, 47वें राष्ट्रपति बने हैं। पहले 2020 की शुरुआत में चुनाव हारकर फिर वो जीत कर वापस आए और कल उन्होंने शपथ राष्ट्रपति की ले ली है। अमेरिका के अध्याय में एक नई शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब दुनिया पर इसका क्या कुछ असर होने वाला है, इस पर डिटेल से आगे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको पॉइंट दर पॉइंट समझाएंगे। अपने एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे कि जो ट्रंप ने 10 बड़े ऐलान किए हैं उनका क्या मतलब है। अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 जेंडर की बात उन्होंने कही है। वो सेना में महिलाएं और थर्ड जेंडर जो है वो एक बड़ी चुनौती है। ये डोनाल्ड माना है। इसी मुद्दे को हम अपने एक्सपर्ट से पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या ऐसा कारण है
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 ही जेंडर हैं, एक महिला और एक पुरुष। सेना में महिलाएं और थर्ड जेंडर अब अमेरिका के लिए चुनौती बन रहा है। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर समय देने के लिए। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जो मैं पॉइंट दर पॉइंट आपके पास आऊंगा। जो पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप के पूरे भाषण के थे, उसमें उन्होंने जो थर्ड जेंडर को लेकर बात की, इसके क्या मायने हैं सर कि महिला और पुरुष ही हैं, बाकी तीसरा जो जेंडर है उसको हमने खत्म कर दिया है? क्योंकि जो जिन्हें अब अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर बनना है, वो भी ऐतराज जता चुके हैं कि अमेरिका की सेना में जो थर्ड जेंडर आ रहे हैं या जो महिलाएं आ रही हैं, वो एक चुनौती इस वक्त बन रहे हैं। अमेरिका की सेना पर इसका बहुत इफेक्ट आ रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं सर? राजेश जी, ये थर्ड जेंडर का जो कॉन्सेप्ट जो मैं समझता हूँ, ये जो व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है, जो कि अपना सेक्स चेंज करा लेते हैं और दूसरे वाले जेंडर के अंदर उनकी एंट्री हो जाती है। देखिए, आप शरीर से जो है अपना सेक्स चेंज करा सकते हैं, लेकिन आप अपनी सोच को तो नहीं ना बदली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक मेल ने जो है सेक्स चेंज करा के फीमेल बन जाता है, तो बॉडीली जो है वो एक फीमेल होगा, लेकिन उसकी सोच जो होगी वो तो एक मेल वाली होगी, जो कि आगे चल के और स्पेशली सीना के अंदर जाके उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। जो मेल से फीमेल बने हुए हैं, उनका वर्ताव और उनके बाकी इंटरेक्शन के अंदर जो एक प्योर फीमेल है उसमें काफी बदलाव आता है। जो एक्चुअल फीमेल्स हैं, दे फील स्लाइटली अनकंफर्टेबल। सो इसीलिए जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है थर्ड जेंडर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। इसकी कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, और अगर अभी भी कोई थर्ड जेंडर के अंदर कन्वर्ट होता है, तो पहले कोई फैसिलिटीज वगैरह जो इनको मिलती थी वो आज के बाद नहीं मिलेगी। जी राजेश जी। दूसरा पॉइंट जो बड़ा अहम था, वो प्रवासियों को लेकर कहा है कि जो भी प्रवासी यहाँ पे अवैध तरीके से घुसे हैं, मैं उनको निकाल कर रहूंगा। जो जानकारी निकल कर आई सर कि 2023 तक अमेरिका में 4.78 करोड़ प्रवासी हैं, जिनमें से ज्यादातर मैक्सिको के रास्ते घुसे हैं। इनमें काफी तादाद भारतीयों की भी है। तो क्या इतने लोगों को निकालना, अवैध अप्रवासी जो है शायद 18 लाख के आसपास हैं, क्या निकालना आसान होगा सर? और मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर दीवार खड़ी करना, ये डोनाल्ड ट्रंप का फैसला आप कैसे देखेंगे इसको? राजेश जी, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था अपनी इनॉग्रल स्पीच के दौरान कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अवैध रूप से उनके देश के अंदर आए हुए हैं, वो एक प्रकार से इन्वेडर हैं। तो मैक्सिमम जो है मैक्सिको की तरफ से और कनाडा की तरफ से भी ड्रग्स और ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर आते हैं और फिर वो अपना वहीं पर बस जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप सिर्फ मैक्सिको या कनाडा को नहीं ब्लेम कर सकते हैं, पूरे साउथ एशिया से और बाकी गल्फ कंट्री से भी वहां पर जाते हैं, क्योंकि बाकी देशों के कंट्री, डेवलपिंग नेशंस के जो सिटीजन्स हैं, वो उस तरफ जाते हैं, ग्रीनर पास्चर की तलाश के अंदर वो वहां पर जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। और इनिशियल स्टेजेस में ये लोग बड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, और जब ये वहां पे पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं, फिर ये उनके जो बेसिक समाज है
उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, उनकी नौकरियों के ऊपर अधिकार जमाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करते हैं, इस्लाम फोबिया और बाकी हाल ही में आपने जो देखा होगा कि चंद एक घटनाएं जो हैं जर्मनी में हुई, अमेरिका में हुई, क्रिसमस के ऊपर हुई, न्यू ईयर ईव के ऊपर हुई, तो इनका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो इमिग्रेंट्स है इसका ऊपर असर पड़ता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ये अपने चुनावी भाषणों में ही कहा करते थे कि ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, और अभी जो है जितने भी 18 लाख की जो संख्या आपने बताई है, ये इमीडिएटली तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनको डिपोर्ट करना इमीडिएटली तो नहीं होगा, लेकिन एक फेज्ड मैनर के अंदर ये अपने कार्यकाल के दौरान इस प्रॉब्लम से ये छुटकारा पाएंगे। दूसरा जो है, जो दीवार बनाने का, इनके पुराने टेन्योर के दौरान भी ये पूरी वहां पे दीवार बनाना चाहते थे, लेकिन बीच में कुछ और रुकावटें, कठिनाइयां आई जो कि ये पूरा नहीं कर सके। लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत एक सीरियस इशू है आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, और वो हर हालत में मैक्सिको और बॉर्डर के ऊपर जो है एक दीवार बनाएंगे टू प्रिवेंट इलीगल इमिग्रेंट्स एंटरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके साथ एक पॉइंट और बताना चाहता हूं राजेश जी, उन्होंने जो है अपना सदर्न बॉर्डर को जो है जिसमें कि मैक्सिको भी आ जाता है, उन्होंने उसे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो बेसिकली बहुत कठिनाई और बहुत इसके ऊपर चुनौतीपूर्ण काम होगा, काम करेंगे। एक पॉइंट कर्नल दिनेश शर्मा सर, पनामा नहर को लेकर भी उन्होंने कहा है कि भाई पनामा नहर हमारी थी, हमने इसको बनाया है, हमने गिफ्ट के तौर पे 1999 में दे दिया, और आज चीन जो है पनामा नहर को कंट्रोल कर रहा है और हमारे ही शिप को वहां से गुजरने के लिए टैरिफ देना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसको लेकर दोनों देशों के बीच भी अब मनमुटाव पैदा हो रहा है। तो क्या वाकई में पनामा नहर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? राजेश जी, डोनाल्ड ट्रंप की कुछ स्टेटमेंट्स को वर्ल्ड ने स्टार्टिंग में जो है एक जोक के तौर पे लिया था। एक पनामा कैनाल थी, दूसरा ग्रीनलैंड था, और तीसरा कनाडा को 51 स्टेट बनाना। लेकिन अब अगर गहराई से उनकी स्टेटमेंटों को देखा जाए, जब मीडिया जो एनालाइज कर रहा है, तो ये ग्रीनलैंड हो चाहे पनामा कैनाल हो, ये एक प्रकार से सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि ग्रीनलैंड के इलाके के अंदर भी चाइनीज कंपनीज पहुंच चुकी हैं रेयर मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए, और पनामा के अंदर भी जो है सदर्न अमेरिका के अंदर छोटे छोटे देशों के अंदर जो है चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बनाया, वो वहां पे पोर्ट बना रहा है, बंदरगाहों को डेवलप कर रहा है। आज की तारीख के अंदर जो वो पोर्ट बना रहा है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए दिखाए जाते हैं, लेकिन केस ऑफ इमरजेंसी और हॉस्टिलिटी वहां पर वॉरशिप को भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो ट्रंप साहब जो पनामा कैनाल के लिए और मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने के ऊपर कर रहे हैं, तो बेसिकली वो है पूरा का पूरा सिक्योरिटी रीजन। यस, स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि पनामा कैनाल जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट की, हमने पूरे एफर्ट्स लगाए, और आज की तारीख में जो है पनामा कैनाल से गुजरने वाले जो अमेरिकन शिप्स हैं, ट्रेड शिप्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है। ये पॉइंट शुरू हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि कोई नेगोशिएशन से, देखिए साहब ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरे विकल्प को ज्यादा, युद्ध के विकल्प को जो है वो ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी जो प्लस पॉइंट है वो है डायलॉग, डिप्लोमेसी, और जहाँ फिर इकोनॉमिक वॉरफेयर से ये अपने इरादे को पूरा कर लेंगे। बिजनेसमैन के लिहाज से वो सोचते हैं। एक पॉइंट और, WHO से बाहर निकलने का फैसला, इसे हम कैसे देखें? उनका ये भी कहना कि भाई चीन हमसे ज्यादा लाभ WHO के फंड का लेता है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा कम करता है। इसका WHO पर क्या असर पड़ेगा, और क्या WHO के बाद अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप नेटो के बारे में भी सोच सकते हैं? क्योंकि पिछले ट्रंप में वो तो लगातार ये कहते रहे थे टर्म में कि हम नेटो से बाहर निकल कर आ जाएंगे। सर राजेश जी, WHO से ट्रंप साहब जो हैं अपने
पिछले टेन्योर के दौरान ही वो बाहर निकल गए थे जिस समय ये कोरोना का हुआ था। एंड WHO जो है वो किसी भी तरह से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं गेन पर कर पाए और उन्होंने कोई इफेक्टिव मेजर्स नहीं लिए थे कि इस पेंडेमिक को रोकने के लिए, तो ये उस समय वहां से बाहर हो गए। और आज की तारीख में जो है WHO से अमेरिका का बाहर रहना ये सिर्फ WHO के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की हेल्थ सर्विसेज के ऊपर या हेल्थ के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो डायरेक्शन इश्यू होती हैं, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में WHO की एज पर द मीडिया रिपोर्ट 90% जो फंडिंग है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है, तो ये इसका काफी WHO के ऊपर काफी असर पड़ेगा। दूसरा आपने ये सवाल नेटो को लेकर मैंने बात की, नेटो को लेकर बात की, क्योंकि नेटो से भी बाहर निकलने की बात कर चुके हैं ट्रंप जी। नेटो के लिए देखिए, मैं एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बड़े अनकन्वेंशनल और अनप्रेडिक्टेबल किस्म के पर्सन हैं। अनप्रेडिक्टेबल जो है, कुछ लोग समझते हैं कि ये उनकी ताकत है और कुछ लोग ये समझते हैं ये उनकी वीकनेस है। पिछले टेन्योर के अंदर वो जो है नाटो से निकलना चाहते थे क्योंकि वो कह रहे थे कि देखिए, आप लोग अपनी देश की सशस्त्र सेनाओं के ऊपर अपना GDP का 2% मिनिमम जो है GDP आप उसके ऊपर खर्च कीजिए, क्योंकि अभी तक जो है यूरोप जो है वो USA के पीछे खड़ा हो जाता है जब भी उनकी सुरक्षा के ऊपर किसी प्रकार का खतरा आता है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये बिजनेसमैन है, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है और ये देखते हैं कि अमेरिका का भला कहां से हो सकता, कहां से फायदा हो सकता, और डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए एवरी नाटो कंट्री हैज टू स्पेंड मनी। इट इज नॉट कि अमेरिका ही स्पेंड करेगा। तो ये भी उन्होंने एक प्रकार से खलबली सी मचा दी गई है। की भी टेंशन बढ़ने वाली है। मैं ब्रिक्स को लेकर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले एक बार ग्राफिक्स के जरिए ब्रिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो जानकारी दर्शकों को दे दें। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। ब्रिक्स को जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है, अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है ब्रिक्स, और अगर लाएगा तो उन्हें भी परिणाम भुगतना होगा। ब्रिक्स की करेंसी का जो है डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध किया था, और अगर ब्रिक्स के ऊपर कार्रवाई होती है तो ब्रिक्स देशों पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 100% टैरिफ लगा देंगे, तो इसका भारत के ऊपर क्या असर होगा। ये कर्नल दिनेश शर्मा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रिक्स को लेकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद फिर बयान देना और ये कहना कि अगर ब्रिक्स अमेरिका के खिलाफ नीतियां लाता है तो फिर हम बदले की कार्रवाई करेंगे, इसे हम कैसे देखते हैं और इसका भारत के ऊपर क्या असर होगा सर? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा, जब मैं क्लियर नहीं हूं कि ब्रिक्स ने जो है ऐसी किस प्रकार की कोई नीति अपनाई है या किस प्रकार की कोई ऐसा एक्शन लिया है जिससे कि वेस्टर्न कर्नल दिनेश शर्मा सर, मैं माफी के साथ मैं बीच में आपको टोक रहा हूं। अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी की बात करता है तो अमेरिका का मानना है कि डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए जो है ब्रिक्स अपनी करेंसी ला रहा है, और चीन और रूस खुलकर इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका इस बात को पचा पाएगा कि उनकी ताकत ही डॉलर है? अगर डॉलर को कमजोर कोई करना चाहेगा तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मैं तो सख्त हो जाऊंगा। सर देखिए, मैं इसी बात को कहना चाहता था कि अभी तक किसी प्रकार की कोई नीति जो है, नीतिगत जो है डिसीजन नहीं लिया गया है। ब्रिक्स का जो लास्ट समिट भी हुआ था, अभी तक करेंसी लाने के बारे में किसी किस्म की कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस या कोई वर्किंग ग्रुप को एस्टेब्लिश नहीं किया गया था। यस, बातचीत के दौरान या इनके समिट के दौरान ये पॉइंट जरूर डिस्कस हुआ था कि हमें जो है डॉलर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए, क्योंकि डॉलर के माध्यम से ही जो है अमेरिका जो है बाकी देशों के ऊपर सैंक्शन लगाता है, उनके व्यापार को असर करता है। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें भी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को एक अपनी करेंसी लानी चाहिए ताकि इजी वे हो जाए ये आपस के अंदर व्यापार करने का। इसके ऊपर जो है ट्रंप ने रिटेलिएट किया था कि अगर ब्रिक्स जो है अपनी
करेंसी लाते हैं तो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के ऊपर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। अब क्योंकि अगर इस प्रकार की अगर वो धमकी देते हैं तो हम भी भारत का हिस्सा हैं, और अगर हम ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है तो कोई भी दोस्त आपको इस प्रकार की धमकी नहीं दे सकता। तो बेसिकली जो उनका लक्ष्य है अमेरिका फर्स्ट, तो उन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए वो इस प्रकार के उन्होंने धमकी दी है, स्टेटमेंट दी है। और मैं श्योर हूं कि अगर कोई आने वाले समय के अंदर वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। जी राजेश जी, ले सकते हैं, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ लगाते हैं तो दुनिया के पास भी, दुनिया के तमाम देशों के पास भी ये ऑप्शन होगा। मैं आता हूं सर आपके पास, क्योंकि टिकटॉक को एक नया जीवन दान डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद दिया है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। टिकटॉक को लेकर नरमी डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई है। चीन से रिश्ते सुधारने की इसे पहल माना जा रहा है। टिकटॉक को अमेरिका के नियम मानने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक को बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने 75 दिन का जीवन दान दे दिया है और 100 दिन के अंदर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए बीजिंग की यात्रा यानी कि चीन की यात्रा भी करनी है। और ये थोड़ा सा अनोखा कदम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। और हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, इस पॉइंट को आप कैसे देखेंगे, जहां टिकटॉक को लेकर जो है नरमी उन्होंने दिखाई है, 100 दिन के अंदर उन्होंने चीन की यात्रा भी करनी है। सर राजेश जी, टिकटॉक जो है अमेरिका के अंदर 19 जनवरी को संडे को जो है बंद हो गया हुआ था, और अभी इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्हें 75 डेज के लिए और मोहलत दी है। लेकिन एक चीज जो है शायद मीडिया की नजर में आई है या नहीं आई है, उन्होंने कहा टिकटॉक जो है हमारे कंट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर चलता रहेगा अगर आप हमारे कानून मानते, नियम जो हम बनाएंगे वो मानोगे, और साथ में जनाब 50% की इक्विटी या 50% के मालिक अमेरिकन होंगे। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया। अब आती है बात की चाइना के साथ। देखिए, आज की तारीख के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर जो है वो है चाइना। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है कि वो किसी प्रकार के मिलिट्री एक्शन में या सख्त एक्शन के अंदर अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बिजनेस एक्यूमन या अपनी डिप्लोमेसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने आर्क राइवल के यहाँ विजिट करने का ऐलान किया है इन फर्स्ट 100 डेज में। अब ये जो है एक प्रकार से ये उनको एंगेज करना चाहते हैं। बीच में आपको टोक रहा हूं, माफी के साथ कर्नल दिनेश शर्मा, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम बचा है। क्वाड समिट भारत में होनी है और इसी साल होनी है। क्या हम यात्रा देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की भारत में इसी साल? देखिए बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अगर वो चाइना के अंदर जा रहे हैं वो अलग एस्पेक्ट है कि चाइना वो किस लिए जाने हैं, लेकिन भारत को भी विश्व के पटल के ऊपर से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और क्वाड के अंदर जो मीटिंग हो रही है शायद अप्रैल के अंदर है, तो मेरा मानना है, और उन्होंने भी इंडिकेशन दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि फर्स्ट 100 डेज के अंदर जो है वो चाइना जाएंगे और इंडिया में भी आ सकते हैं क्वाड की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, जस्ट टू अपनी स्ट्रेटेजिक जो हमारी पार्टनरशिप है उसको ज्यादा मजबूत करने के लिए। लेकिन उससे पहले भारत को भी अपने प्लान ए, बी और सी करनी पड़ेगी कि जिस तरह से ये टैरिफ के ऊपर बात कर रहे हैं कि टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर H1B वीजा के ऊपर जो है, और प्लस जो है जो हमारा और उनका ट्रेड डेफिसिट है, हमारी तरफ से एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो उसके ऊपर भी जो है क्या कहते हैं भारत को अभी अपना पक्ष सामने रखना पड़ेगा। कर्नल दिनेश शर्मा सर, इंतजार करना होगा, क्योंकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं और दुनिया में इसका क्या असर होगा ये हमने इजराइल हमास के बीच जो सीज फायर हुआ है उससे देख लिया है। लेकिन अब लगातार नजरें हमारी बनी रहेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या फैसले लेते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दिनेश शर्मा सर, आप आए और तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से आपने हमारे दर्शकों के सामने अपनी बात रखी, शुक्रिया इसके लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।